वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा होंगे। तो चलिए हम लोग इस बीपीएससी निबंध सीरीज में आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो लोकोक्तियाँ रही हैं उनको लेकर के निबंध राइटिंग किया है एंड आज से हम लोग बीपीएससी में एक और नए तरीके का निबंध पूछा जाता है जो कि 68 बीपीएससी में मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे अबस्ट्रैक्ट मतलब जिसे कहते हैं अमूर्त विषयों पर निबंध लेखन। मतलब कोई दार्शनिक कथन दे दिया जाता है, कोई दार्शनिक का विचार दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि इस पर निबंध लिखिए। ऐसा यूपीएससी एक्चुअली इसको फॉलो करता है, लेकिन 68 बीपीएससी में बीपीएससी ने इसको बहुत सारे ऐसे अमूर्त विषयों पर निबंध पूछे थे। तो संभावना है कि 70th में भी ऐसे अमूर्त विषय और लोकोक्तियों को शामिल करके बीपीएससी पूछेगा। तो आज तक हमने जो लोकोक्तियां करी हैं वो तो आप लोगों के सामने प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के देख ही सकते हैं, लेकिन अब हम लोग कुछ अमूर्त विषयों पर भी निबंध लेखन करेंगे। एक और बात, लोकोक्तियां और अमूर्त विषय ये कुछ अलग नहीं है। लोकोक्तियां भी विचार ही हैं जो कहने वाले किसी महान दार्शनिक का नाम उनसे नहीं जोड़ा जाता है, और अमूर्त विषय अर्थात कोई दार्शनिक कथन जिसके साथ कोई दार्शनिक का नाम जोड़ दिया जाता है तो वो दार्शनिक कथन हो जाता है। ठीक है, फिर भी आज हम लोग जो अमूर्त टॉपिक लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उस टॉपिक का हेडिंग है आलोचना से बचने का एकमात्र तरीका है जीवन में कुछ मत करो, कुछ मत कहो और कुछ मत बनो। यह आज का निबंध का टॉपिक है। ओके, अब जैसे ये टॉपिक सामने आया तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी शुरुआत करें जो सामने वाले एग्जामिनर पर मेरी एक ऐसी इमेज बनाए कि लड़का इंटेलेक्चुअली भी स्मार्ट है और इसके पास निबंध लेखन शैली भी है। इसीलिए मैंने एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट, और इसमें उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आलोचना करी है। तो मैंने वो रिपोर्ट शुरू में देखा कि अगर मैं इस रिपोर्ट को कोट करता हूं तो यह एग्जामिनर के दिमाग में एक इंप्रेशन डालेगा कि लड़का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट जैसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट से अपडेट है। ठीक है, और फिर उसके बाद मेरे पास चूंकि पहले से ही मुझे एक स्टेटमेंट याद आ रहा था, मुझे कोटेशन याद आ रहा था युवाल नोआन हरारे का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इनका भी एक ओपिनियन था, वो भी मुझे याद आ रहा था। तो फिर मैंने उसको इनकलकेट किया। फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके मनुष्य की वैज्ञानिक खोज और उनकी भूमिकाएं। तो मनुष्य की अब तक वैज्ञानिक खोज की जो जर्नी रही है, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट की जर्नी रही है, उसमें से जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं साइंस के क्षेत्र में, उन सभी डेवलपमेंट को समय समय पर आलोचना झेलना पड़ा है एंड आई एक्सप्लेन्ड इट। और उसके बाद मैंने उसको ऐसे से कनेक्ट किया है। अब अगर मुझे इसको लैंग्वेज में लिखना पड़ा तो मैं कैसे लिखूंगा? देखिए, थोड़ा सा नोटिस आप लोगों को भी करना है। समाचार पत्र पढ़ते पढ़ते अचानक मेरी नज़र एक न्यूज पर ठहर गई। उसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड के कुछ अंश छपे हुए थे। इस रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष 2025 के अंत तक लगभग 85 मिलियन नौकरियां खा जाएगी। पैराग्राफ चेंज। अचानक मुझे विचारक और इतिहासकार युवाल नोआन हरारे का यह कथन याद आ गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता भविष्य में अपना पृथक धर्म शुरू कर सकता है। पैराग्राफ चेंज। अब मेरे दिमाग में अनेक प्रश्न कौंधने लगे। क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता वास्तव में मनुष्य के अस्तित्व और उपस्थिति के लिए चुनौती है या महज कोरी कल्पना? क्वेश्चन मार्क। पैराग्राफ चेंज। मनुष्य ने आग के आविष्कार से अंतरिक्ष तक का सफर पूरा कर लिया। इस दौरान औद्योगिक क्रांति, डायनामाइट की खोज, भाप इंजन, आणविक प्रयोग से लेकर कंप्यूटर और दूर संचार क्रांति, रोबोटिक्स आदि सभी नवीन खोजों के संदर्भ में
शायद मनुष्य की उपयोगिता समाप्ति की आलोचना अवश्य हुई होगी। मतलब इन जितने खोज हुए, इन सभी खोजों से इस आधार पर आलोचना हुई होगी कि ये सभी खोज मनुष्य की उपयोगिता समाप्त कर देंगे। आलोचना अवश्य हुई होगी, लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद तकनीकी विकास ने मानव जीवन के लिए विशाल अनुकूलताएं पैदा की हैं और तभी मनुष्य आदि मानव से अंतरिक्ष मानव बनने तक का सफर पूरा कर सका। पैराग्राफ चेंज। अर्थात वैसी खोजें जिन्होंने मानव जीवन को आसान और सक्षम बनाया, उन्हें भी आलोचनाओं के मार से गुजरना पड़ा। तब अचानक ही अनायास मेरे मस्तिष्क में यह कथन दौड़ने लगा कि आलोचना से बचने का एकमात्र तरीका है जीवन में कुछ मत करो, कुछ मत कहो और कुछ मत बनो। ठीक है, मैंने क्या किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है उसको शुरू में कोट किया, फिर उसके बाद एक विचारक का नाम लिया जो इस सदी के सबसे बड़े विचारक में से एक हैं, युवाल नोआ हरारे। तो एग्जामिनर को एक इंप्रेशन पड़ा कि लड़का इंटेलेक्चुअल फील्ड में जो लोग हैं उनको भी जानता है, उनके स्टेटमेंट्स को भी जानता है। फिर उसके बाद मैंने मनुष्य की जर्नी, आदि मानव से अंतरिक्ष मानव तक की जो जर्नी है, इसके बीच के पड़ावों की चर्चा करी, वैज्ञानिक खोजों की चर्चा करी। तो इससे एग्जामिनर के ऊपर एक इंप्रेशन गया कि नहीं, लड़का बहुत गंभीर तरीके से अपनी बातें कहना जानता है। और फिर उसके बाद मैंने बताया कि इन सभी खोजों को आलोचना से गुजरना पड़ा और अगर मनुष्य ने आलोचना के भय से इन खोजों को छोड़ दिया होता, इनकी उपयोगिता समाप्त कर दी होती, तो शायद आज भी मनुष्य आदि मानव होता, वह अंतरिक्ष मानव नहीं बन पाता। और फिर उसके बाद मैंने ऐसे को लेकर के कनेक्ट कर दिया। इसका अर्थ है कि आलोचना से बचने का एकमात्र तरीका है जीवन में निष्क्रिय हो जाओ, कुछ भी मत करो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक अच्छा इंट्रोडक्शन फ्रेम किया। अब बार बार मैं कहता हूं, जब भी मैं इंट्रोडक्शन फ्रेम करता हूं, चाहे वो लोकोक्ति वाले निबंध हो, कि आप लोगों को मुझे मेरे स्टाइल को, मेरे शब्द को, मेरे पैराग्राफ सेटिंग को या फिर मेरा जो तरीका है इसको कॉपी करने की कोशिश करनी चाहिए। इट इज वे पार एक्सेलेंट। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आई एम द बेस्ट और कोई और बेस्ट नहीं है, सब अच्छे हैं, लेकिन मैं जो मेहनत करके चीजें डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं वो आप लोगों के लिए रियली हेल्पफुल हैं। तो इनको आप नोट करो एंड कैरी विथ योर सेल्फ। ये भविष्य में आप एग्जाम में इसको कोट करो, अपने एसे राइटिंग में इन सब चीजों को इनकलकेट करो। चलिए, तो इस तरीके से हमने इंट्रोडक्शन फ्रेम कर लिया। अब आता है इंट्रोडक्शन फ्रेम करने के बाद जब भी ऐसे अमूर्त विषय आते हैं उनकी बॉडी पार्ट कैसे फ्रेमिंग की जाती है, तो सेम वैसे ही जैसे अमूर्त विषय जो हम लोगों ने लोकोक्ति में किया था वैसे ही बॉडी पार्ट फ्रेम की जाती है, कुछ अलग नहीं। आइए अब इसकी बॉडी पार्ट फ्रेमिंग देखते हैं। चलिए, अब बॉडी पार्ट फ्रेमिंग के लिए मैंने आप लोगों को डायमेंशन बार बार बता रखा है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्य, राष्ट्र और राजनीति, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, धर्म, कला और साहित्य, विज्ञान और तकनीकी, नैतिकता, सारे डायमेंशंस हैं। जितने डायमेंशंस में आप जाना चाहें जा सकते हैं। अब मैंने सबसे पहले पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर वाला डायमेंशन सेलेक्ट किया। पास्ट में मैंने देखा कि महात्मा बुद्ध जब अपने सत्य और अहिंसा के आदर्श का प्रसार कर रहे थे तो उस समय उनकी खूब आलोचना हो रही थी। आलोचना किस लिए? क्योंकि महात्मा बुद्ध मनुष्य को कैसा बना रहे हैं? निष्क्रिय बना रहे हैं। अहिंसा के मार्ग पर चलने की बात कर रहे हैं, सत्य की मार्ग पर चलने की बात कर रहे हैं, धन संचय की आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मनुष्य को क्या बना दे रहे हैं? गरीब और अहिंसक, निष्क्रिय मनुष्य बना रहे हैं। इससे फिर मनुष्य क्या हो जाएगा? मनुष्य अनुपयोगी हो जाएगा, वह प्रगति नहीं कर पाएगा, भौतिक उन्नति नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से महात्मा बुद्ध की भी आलोचना हुई। लेकिन महात्मा बुद्ध के आदर्श इन सभी आलोचनाओं को झूठा साबित करते हुए आज भी वैश्विक स्तर पर मनुष्य की
सबसे बड़ी बड़ी चिंताओं का नैतिक समाधान देने का कार्य करते हैं। तो उन आलोचनाओं के बावजूद बुद्ध के विचारों की प्रासंगिकता आज तक बनी रही। उसके बाद प्रेजेंट में भारत के वैदेशिक नीति का संतुलन। अब जैसे ही भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में अपनी विदेश नीति संचालन में क्या किया, कहा कि हम दोनों पक्षों से शांति की बात करेंगे लेकिन व्यापार नहीं बंद करेंगे। यूरोप और अमेरिका ने खूब दबाव डाला कि रूस से व्यापार बंद कर लो। भारत ने कहा नहीं, हम रूस से पेट्रोलियम आयात करेंगे। इवन भारत ने अपने पेट्रोलियम आयात को बढ़ा दिया रूस से। कहा नहीं, हमारी विदेश नीति किसी भी ग्रुप से जुड़ करके, किसी भी विचार का पक्ष लेकर के संचालित होने वाली नहीं है। हम स्वतंत्र विदेश नीति के संचालक हैं। हम दोनों पक्षों में शांति के पक्षधर हैं, लेकिन किसी के कहने पर किसी दूसरे के साथ अपने संबंधों को नहीं तोड़ेंगे। तो इस पर भारत की पूरे यूरोप और अमेरिका ने खूब आलोचना करी। आप लोगों को पता ही है, हमारे विदेश मंत्री जब जाते थे तो उनसे कितने कटु कटु सवाल पूछे जाते थे। यू आर फंडिंग टू जेनोसाइड, इंडिया इज फंडिंग टू जेनोसाइड, जो कि रूस कर रहा है वो जेनोसाइड, उसको इंडिया फंड कर रहा है। ऐसी खूब आलोचना होती थी। लेकिन अंततः हुआ क्या, भारत अपनी विदेश नीति पर अटल रहा, क्योंकि भारत को पता था कि हमारी विदेश नीति सही है, शांति और सौहार्द और संतुलन की विदेश नीति है, किसी के पक्ष में जाने की विदेश नीति नहीं है। तो अंत में क्या हुआ कि आज रूस भी भारत के साथ रहा, यूरोप भी भारत का दोस्त बन रहा है, अमेरिका भी भारत का दोस्त है, और सब भारत की विदेश नीति की प्रशंसा कर रहे हैं। तो आलोचना किया, तो आलोचना के भय से भारत ने क्या किया, अपनी विदेश नीति में परिवर्तन नहीं कर दिया, बनाए रखा। कुछ मत करो, वो नहीं भारत ने किया। भारत ने किया, अपने विदेश नीति का संतुलन अपने अनुसार किया। तो आलोचना होती नहीं, फिर भी भारत ने उसका अनुसरण किया। फ्यूचर में इसमें अति भौतिकतावादी का अभी जितने भी नए नए रिसर्च आ रहे हैं इसको लेकर के, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, बिग डेटा हो, रोबोटिक्स हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, या फिर यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी हो, या फिर फैशन इंडस्ट्री हो, इन सब को लेकर के आज बहुत आलोचना होती है कि मनुष्य इतना अधिक भौतिकतावादी होता चला जा रहा है कि वह अति भौतिकता की तरफ जा रहा है। और खूब आलोचना हो रही है कि ये सब तकनीकी जो आ रही हैं, सोशल मीडिया की खूब आलोचना हो रही है कि सोशल मीडिया मनुष्य को क्या बना रहा है, निष्क्रिय बना रहा है, ये टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, मनुष्य को निकम्मा बना रहा है। खूब आलोचना हो रही है। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद एक बात सोचने की है कि मनुष्य के जीवन में अधिकांश जो वैज्ञानिक खोजें हुई हैं वह इन्हीं भौतिकतावादी विचारकों के द्वारा की गई हैं। प्राचीन काल के इतिहास को छोड़ दें तो मध्यकाल और आधुनिक काल की अधिकांश खोजें यूरोप के द्वारा की गई हैं, अमेरिका के द्वारा की गई हैं। और यूरोप और अमेरिका पूंजीवादी भौतिकतावादी विचारधारा को प्रमोट करते थे। तो भौतिकतावाद बुरा नहीं है, अगर भौतिकतावाद के साथ संतुलन किया जाए तो अच्छा है, लेकिन उसकी आलोचना होती थी, आलोचना हो रही है। तो क्या हमें नई टेक्नोलॉजी को अपनाना नहीं चाहिए? अपनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आएंगी तो मनुष्य के जीवन में नई अनुकूलताएं भी आएंगी। हाँ, उसके साथ कुछ चुनौतियां आएंगी, लेकिन समय के साथ उन चुनौतियों का समाधान भी आएगा। ठीक है? तो इस तरीके से आलोचना, लेकिन वह आलोचना से आगे बढ़कर के हमें आगे जाने की जरूरत है। उसके बाद आते हैं अगले डायमेंशन पर। अगला डायमेंशन है व्यक्ति के संदर्भ में इस आलोचना की प्रासंगिकता। चाणक्य, जब चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा तो उनकी खूब आलोचना हुई कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र में क्या किया है, अति यथार्थवादी हो गए हैं। आदर्श उनमें है ही नहीं, वो सब चीज जो उनको अपने राष्ट्र की नीति के अनुसार सही लगता है वही करते हैं, नैतिकता का कोई ध्यान नहीं रखते हैं। खूब आलोचना हो रही थी उनकी कि अर्थशास्त्र मनुष्य को क्या बना देगा, मशीन बना देगा, इंसान रहने ही नहीं देगा, उसमें मानवता नहीं रहने देगा। लेकिन वही अर्थशास्त्र दुनिया की प्रथम राजनीति शास्त्र की पुस्तक बनी जो आज तक
सबसे अधिक प्रासंगिक पुस्तकों में से एक है। तो आलोचना के बाद भी चाणक्य ने अपने नीति का अपने जीवन में अनुसरण किया और महान विचारक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ठीक है। उसी तरीके से परिवार के संदर्भ में बच्चों में गेम खेलने की लत, यह बहुत बड़ी चुनौती है। परिवार में क्या है, बच्चे गेम से परेशान हैं, उनकी थोड़ी सी भी आलोचना अगर कर दो तो आजकल के बच्चे क्या हो जा रहे हैं, एग्रेसिव हो जा रहे हैं। माता पिता, बहुत सारे न्यूज आपको सुनने को मिलते होंगे कि माता पिता की हत्या कर दी या खुद सुसाइड कर लिया। तो ये गेम की लत इतनी भयानक हो गई है। अब इस बात को लेकर के गेमिंग इंडस्ट्री की आलोचना की जाती है कि गेमिंग इंडस्ट्री मनुष्य को क्या बना रही है, बच्चों को क्या बना रही है, बच्चों को एग्रेसिव बना रही है। तो यह क्या है, परिवार में क्या है, परिवार में टूट हो रही है, परिवार विखंडित हो रहे हैं। लेकिन इस आलोचना के बावजूद क्या गेमिंग इंडस्ट्री गलत है? नहीं। हम अपने बच्चों को संतुलित नहीं कर पाए, यह हमारी चुनौती है। नवीन टेक्नोलॉजी आकर के उन्होंने परिवार को नहीं तोड़ा है, बल्कि परिवार को हम अपने आदर्श और परंपरा से जोड़ने में असफल रहे। हमारी असफलता थी कि हमने अपने बच्चों को समय नहीं दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, परिवार विखंडित हो रहे हैं, उसके लिए दोषी किसी और को बना रहे हैं, कारक कुछ और ढूंढ रहे हैं, जबकि वास्तविक कारक हम हैं। उसी तरीके से समाज में महिलाओं को पुरुषों के अधीन रहना चाहिए। सामान्य रूप से पितृसत्तावादी समाज की यह मानसिकता होती है कि घर का प्रधान, घर का मुखिया पुरुष होना चाहिए और महिलाओं को समानता और शक्ति नहीं दी जानी चाहिए। कुछ नहीं बनो आलोचना। कोई महिला अगर पढ़ने लगी, स्वतंत्र निर्णय लेने लगी, तो समाज में उसकी आलोचना। देखो, घर से एकदम, समाज से एकदम उच्छृंखल हो गई है, समाज की मर्यादा का ध्यान ही नहीं है, जो मन में आता है वो करती है, जहां जाने का मन करता है वहां जाती है, ये लड़की है, इसमें लड़की के गुण हैं। इस तरीके से आलोचना होती है। मतलब कुछ मत बनो। और वही लड़की उसी सामाजिक परिवेश से निकल करके कभी इंदिरा गांधी बनती है, ठीक है, कभी वर्तमान की जो हमारी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू बनती है, कभी सानिया मिर्जा बनती है, ठीक है, कभी सुनीता विलियम्स बनती है। तो जब वही लड़की उपलब्धियां अर्जित करती है तो फिर पूरा देश, पूरा राष्ट्र उस पर गौरव करता है। लेकिन जब वो पहल करती है अपनी योग्यता का विस्तार करने का, तो ऐसा मत करो, आलोचना होती है। उसी तरीके से आज समाज में कुछ ऐसे परिवार हैं जो परंपरा के अनुसार परंपरा का अनुपालन करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, परंपरा और रूढ़ियों में अंतर है। परंपरा का मतलब होता है कि अतीत के ऐसे विचार जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, और रूढ़ियों का मतलब होता है अतीत के ऐसे विचार जो वर्तमान में अप्रासंगिक हैं। तो जो प्रासंगिक विचार हैं उनके साथ जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे माता पिता के सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, सुबह उठ करके उनके चरण स्पर्श करना, बड़ों का आदर करना, ये क्या है, ये परंपरा है, ठीक है। जबकि सती प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं की खराब स्थिति क्या है, रूढ़ियां हैं। तो आज बहुत सारे परिवार होते हैं जो परंपरा का अनुपालन करते हैं, ठीक है, पूजा पाठ करने वाले परिवार हैं। अब उनकी आलोचना की, देखो ये क्या है, ये रूढ़िवादी हैं, पिछड़ी मानसिकता के लोग हैं। और जब परिवार और समाज में, और वो क्या होते हैं, वो समाज में, परिवार में उनका परिवार सुख और शांति का जीवन व्यतीत कर रहा होता है, और समाज में वही जो आलोचना करने वाले होते हैं उनके घर में अति भौतिकतावाद है और खूब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी का परिवार में कोई प्रेम नहीं है, परिवार टूट रहे हैं। तो परंपरागत परिवारों का आलोचना होती है, लेकिन बाद में वही परंपरा को बाद में धीरे धीरे लोग क्या करते हैं, सम्मान देना शुरू कर देते हैं। आज भारतीय संस्कृति का दुनिया भर में सम्मान हो रहा है। क्यों सम्मान हो रहा है? क्योंकि भारतीय संस्कृति परंपरा के साथ चली आ रही है। पश्चिम के विद्वानों ने भारतीय संस्कृति की खूब आलोचना करी, चाहे वो जेम्स मिल हो या फिर कार्ल मार्क्स हो, इन लोगों ने खूब आलोचना करी। लेकिन
आज पूरा का पूरा पश्चिम भारतीय जीवन दर्शन को अपना रहा है। ठीक है, तो परंपरा का अनुपालन। उसी तरीके से समाज के बाद राज्य। राज्य के स्तर पर जब भारत आजाद हुआ तो उस समय दुनिया में दो मॉडल थे आर्थिक विकास के, एक समाजवादी मॉडल, एक पूंजीवादी मॉडल। पश्चिमी देश में पूंजीवादी मॉडल था और यूएसएसआर और उसके सहयोगी के बीच में समाजवादी मॉडल था। दोनों मॉडल अपने अपने स्तर पर काम कर रहे थे। अब पश्चिम के देश जो पूंजीवादी मॉडल अपना रहे थे वो समाजवादी मॉडल की आलोचना करते थे और समाजवादी वाले पूंजीवादी की आलोचना करते थे, जबकि दोनों की अपनी प्रासंगिकता है। यूएसएसआर ने समाजवादी मॉडल को अपना करके और दुनिया में पहली बार अंतरिक्ष में किसी व्यक्ति को भेजा, अंतरिक्ष होड़ में आगे निकल गया, जबकि पश्चिम के देश पूंजीवादी मॉडल को अपना करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में या फिर रिसर्च में बहुत आगे निकले। तो दोनों अपने अपने स्थान पे अपने अपने परिस्थितियों के अनुसार सही था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की आलोचना करी। भारत ने क्या किया? भारत ने भी मिक्स मॉडल अपनाया, लेकिन समाजवाद की तरफ अधिक झुकाव रखा। 1991 तक आते आते हमारा मॉडल लगभग फेल होने लगा। जब शुरू किया गया था मॉडल तो खूब प्रशंसा हुई, लेकिन धीरे धीरे उसकी आलोचना होने लगी। लेकिन बाद में जब हमने एलपीजी रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया तो उस समय खूब आलोचना की, अरे एलपीजी रिफॉर्म कर रहे हो आप, भारत पूंजीवादी देश हो जाएगा, हमारे यहां गरीब अधिक हैं, उनका क्या होगा, यह मॉडल ही गलत है। लेकिन हुआ क्या? एलपीजी रिफॉर्म के बाद भारत दुनिया की आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत में गरीबी 55% से घट करके 10% पर आ गई। ठीक है, हमारी आय का स्तर बढ़ा है, मध्य वर्ग बढ़ा है, लोगों में भूखमरी, कुपोषण, इन सब में कमी आई है। तो नीति बदली, आलोचना हुई, लेकिन आलोचना से कुछ मत करो, लेकिन आलोचना से परिवर्तन नहीं हुआ। नीति चेंज किया गया, एलपीजी रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया, परिणाम क्या हुआ? भारत आगे बढ़ गया। उसी तरीके से राष्ट्र के स्तर पर यूरोप का अनुसरण करो। यूरोप चाहता है कि भारत क्या करे या दुनिया क्या करे, हमारा अनुसरण करे, हमारे अंडर में हम जो कह रहे हैं वो करता रहे। हम यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर वाले देश हैं, हम जो कहेंगे वो करो। दुनिया, भारत ने मना कर दिया नहीं करेंगे, तो भारत की आलोचना। भारत कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म करो, तो भारत की आलोचना। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद भारत की बातें सत्य सिद्ध हुई, यूनाइटेड नेशन क्या हो रहा है? अप्रासंगिक हो रहा है। तो भारत ने जो बातें कही, चाहे कितनी भी आलोचना हुई, लेकिन आज वही बात पूरी दुनिया कह रही है। तो आलोचनाओं से भारत डरा नहीं, भारत ने अपनी बातें मजबूती से रखी, तो आज भारत की भूमिका बढ़ रही है। अब इस तरीके से ये मॉडल आया। फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ चेंज कर करके राजनीति के संदर्भ में सरकार ने हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को इंट्रोड्यूस किया था। इसको लेकर के खूब आलोचना हुई कि भारत भर में इतना बड़ा राष्ट्र है, इसमें वन नेशन वन इलेक्शन संभव ही नहीं है। लेकिन इसके बहुत सारे सकारात्मक पहलू भी हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो आलोचनाओं के बावजूद खूब आलोचना हुई, लेकिन यह एक पहल है जो क्या करेगा? अर्थव्यवस्था पर जो आर्थिक बोझ है उसको कम करेगा, प्रशासनिक चुनौतियों को कम करेगा, चुनाव के समय जो विकास कार्य रुक जाते हैं उनको सीमित करेगा, राजनीतिक कटुता और राजनीतिक कट्टरता में कमी आएगी। तो बहुत सारी अच्छी बातें हैं, इसके साथ चुनौतियां भी हैं, लेकिन चुनौतियां हैं तो इसका मतलब कि हम पहल को समाप्त तो नहीं कर सकते, खत्म तो नहीं कर सकते। अगर पहल अच्छी है तो उसे अपनाया जाना चाहिए और उसकी चुनौतियों का समाधान ढूंढा जाना चाहिए। उसी तरीके से पर्यावरण के क्षेत्र में दुनिया पर्यावरण संरक्षण से पर्यावरण के चुनौतियों से जूझ रही है और यूएसए ने उसकी आलोचना करी। नहीं, कोई ट्रंप क्या किया? ट्रंप ने पेरिस प्रोटोकॉल से बाहर आ गए, पेरिस संधि से बाहर निकल गए कि नहीं, हमें कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सब प्रोपेगेंडा है, कह करके छोड़ दिया। जबकि आईपीसीसी की रिपोर्ट कहती है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है,
2100 तक आते आते दुनिया में स्वच्छ जल बहुत सीमित हो जाएंगे, मनुष्य का अस्तित्व चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, और यूएसए इन पर्यावरण पहलों की आलोचना कर रहा है। तो पर्यावरण पहल नहीं होने चाहिए, आलोचना होगा, फिर बाद में उसकी स्वीकृति हो जाएगी। उसी तरीके से अर्थव्यवस्था में एलपीजी नीति, हमने इसकी चर्चा कर ही ली। प्रशासन के क्षेत्र में सिविल सेवा में भ्रष्टाचार है, बहुत सारे अधिकारियों के भ्रष्टाचार की खबरें हम लोग सुनते रहते हैं, ठीक है, चाहे वो झारखंड की पूजा सिंघल हो। लेकिन इसका मतलब यह थोड़ा है कि सिविल सेवा अप्रासंगिक हो गई। सिविल सेवा में अच्छे और ईमानदार अधिकारी भी हुए हैं, चाहे वो टीएन शेषन हो, या फिर किरण बेदी हो, अशोक खेमका हो, या हाल के दौर के जो आईएएस ऑफिसर हो, आर्मस्ट्रांग पामे हो। तो इन अच्छे अधिकारियों ने सिविल सेवा की उपयोगिता बनाए रखी। तो सिविल सेवा तमाम आलोचनाओं के बावजूद, पुलिस सेवा तमाम आलोचनाओं, पुलिस सेवा में बहुत अधिक भ्रष्टाचार है, उस तमाम आलोचनाओं के बावजूद पुलिस सेवा आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। तो जो भी नई पहल होती है, आलोचना होती है उसकी, लेकिन आलोचना से बचने से, अगर हम आलोचना की चिंता करेंगे तो हम कुछ पहल ही नहीं कर पाएंगे, निरर्थक रह जाएंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप कोट कर सकते हैं अलग अलग पैराग्राफ में, ठीक है। अब आते हैं कि हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, सारे बॉडी पार्ट के डायमेंशन डिस्कस किए, अब कंक्लूजन की ओर आते हैं, ठीक है। और एक और बात, ये सब चीजें मैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये आप लोगों को लिख करके, और जो ग्रुप दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप है, उसमें सबमिट भी करनी चाहिए, और आपस में उस पर कमेंट भी करने चाहिए, ठीक है। अब कंक्लूजन की ओर आएंगे। कंक्लूजन क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, विश्व के सभी विचार, पहल और योजनाओं की आलोचना की गई, यहां तक कि भगवान राम, कृष्ण, ईसा मसीह, पैगंबर मोहम्मद जैसे पथ प्रदर्शकों की भी आलोचना की गई। लेकिन आलोचनाओं से कर्मवीर भयभीत नहीं होते, बल्कि और मजबूत बनते हैं। यह मानव का स्वभाव है कि प्रत्येक नई पहल को संदेह की दृष्टि से देखता है, लेकिन बाद में उसकी उपयोगिता को स्वीकार कर लेता है। तो इस तरीके से हमने इसको एक पॉजिटिव नोट पे एंड कर दिया। तो निबंध का पूरा डायमेंशन आपके सामने मैंने ओपन कर दिया। अब आप लोगों को, लेकिन ये चीजें तभी आपके दिमाग में आएंगी, तभी आप लोग इसमें परफेक्ट हो सकते हैं, जब आप इन सारे डायमेंशंस को एक प्रॉपर एसे के फॉर्मेट में लिखें। तो इट इज योर ड्यूटी कि आप लोग लिखें, और जो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप में जाकर के सबमिट करें। नॉट ओनली सबमिट बट टू कमेंट ऑन अदर्स कॉपी ऑल्सो, लेकिन दूसरे की कॉपी पर कमेंट भी करिए। और फिर ऐसे ही मैं कुछ और अमूर्त विषयों पर निबंध लेकर के आता रहूंगा, बीच बीच में मैं लोकोक्ति पर भी चर्चा करता रहूंगा, ठीक है। तो आज के इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।